क्या हालचाल। मैं सीए कपिल गोयल स्वागत करता हूं सभी बच्चों का आज के लाइव लेक्चर में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल, क्या आप लोग तैयार हैं सीए इंटर ऑडिट के कंप्लीट रिवीजन के लिए। इस सीरीज में मैं आपको पूरा आईसीएआई सिलेबस और सारे एग्जाम क्वेश्चन टिल जैन 2026 करवाने जा रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो 2027 और 28 में देख रहा है तो उसके अलावा आगे के क्वेश्चन बैंक की वीडियोस भी आप सेपरेट प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो सभी बच्चों का आज जोरदार स्वागत है। आज हम भैया हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, पूरा सीए इंटर ऑडिट ऑन यूट्यूब। आ जाओ जी, फटाफट से आइएगा। प्लीज आप मुझे कमेंट कर बताइएगा क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक से आ रही है या नहीं। जल्दी से आपने मुझे बताना है व्हाट अबाउट दी ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। जल्दी 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 जल्दी। गुड मॉर्निंग सभी बच्चे। अपनी सिटी का नाम लिखेंगे सबसे पहले और थैंक यू बोलिएगा एसपीसी क्लासेस को भी, जो आपके लिए सभी सब्जेक्ट का रिवीजन लेकर आए हैं। आप ऑडिटिंग के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट भी रिवाइज कर सकते हैं और उसका पूरा स्केड्यूल आपके लिए ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो सभी स्टूडेंट एक बार गुड मॉर्निंग के साथ साथ लिखेंगे अपनी सिटी। अरे वाह, क्या हाल चाल। यहां पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं सौरव, निशा, आयुष, ऋषभ, उसके बाद नमिता, ध्रुवी, कृष्णा, राज के झा, पीहू, निकिता, उसके बाद बाबा का लाडला दिव्यम, जैन, प्रिंस रस्तोगी, उसके साथ ही आ गए हैं अनुराग, प्रवीण कुमार, विजय मिश्रा, हर्षिता गुप्ता। कॉमर्स क्लासेस विद आशा, क्या बात है जी, जोधपुर से है। मोदी नगर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। मैंने सिटी का नाम बोला है भाई, स्टेट मत पे लो। गुरुग्राम, मैं भी इसको वायरा लिखा हुआ है, पता नहीं व्याग्रा कुछ ऐसा पढ़ने वाला था, अच्छा हुआ। उड़ीसा, नयन फ्रॉम गुना, गुना नहीं गुना, जयपुर, वाराणसी, क्या बात है, फरीदाबाद, आ जाओ जी आ जाओ, दरभंगा, ओके जी आ जाओ, भिवानी हरियाणा, कोई गुड़गांव वाला नहीं है हमारे साथ। आ जी, चलो जी बेटा, शुरुआत करते हैं आपके साथ आज के इस लाइव सेशन की। रोज सुबह 7 बजे उठना थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन जो उठेगा वही आगे जाएगा। आपको पता है आईसीएआई जो है वो सिर्फ 10% बच्चों को पास करता है, तो जो कुछ सेक्रीफाइस करके यहां पे आने वाला है वो इन 10% के अंदर जाने वाला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या अगर आप तरक्की करने वाले हो तो गिराने वाले होंगे भैया, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना जी, आजमाने वाले भी होंगे। तो इसी के साथ हम करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट, जो कि आईसीएआई का है, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं, हमारा फ्लो क्या रहने वाला है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स है। तो ये यूट्यूब पे जो वीडियो आएंगी ये आईसीआई स्टडी मटेरियल के पैटर्न पे आएगी। मतलब जो आईसीआई स्टडी मटेरियल के अंदर चैप्टर 1 के अंदर जो क्वेश्चन, जो कंसेप्ट है वो हम चैप्टर 1 में करेंगे। और हमारे चैप्टर 1 में बेसिकली आईसीआई का चैप्टर 1 और चैप्टर 11 ऐसे ऐसे घुसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कल एक और वीडियो लेंगे, उसका यूट्यूब पे थंबनेल डालेंगे चैप्टर नंबर 11, मतलब आईसीआई के स्टडी मटेरियल वाला। और जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में हमारे चैप्टर 1 में जो बैलेंस कंसेप्ट है वो कवर करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2, 3, या फिर मैं पहले सोच रहा हूं कि मैं आपको पहले करवा दूं 2, 3 के बाद आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, बैंक ऑडिट, और उसके बाद फिर मॉड्यूल 1 पे आए। जब हम रियल लाइफ में पढ़ते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 500 सीरीज, ऐसे 700 सीरीज। उसके बाद आइटम पे जाते हैं, एंटिटी पे जाते हैं, बैंक ऑडिट पे जाते हैं। मैं सोच रहा हूं रिवीजन में मैं क्या करूं आपके साथ चैप्टर 1 और 11 करवा दो आईसीआई का, 10 से 12 नंबर का काम हो गया। फिर या तो चैप्टर 2 और 3 भी करवा लो और उसके बाद सीधा आइटम, एंटिटी, बैंक ऑडिट, कारो, ये 4 चैप्टर पेलते हैं। उसके बाद वापस से शुरुआत करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मुझे लाइव देख रहे हैं, एक बार अपना वीडियो को लाइक कर मुझे अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चल रहे हैं, साथ साथ आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली 2 राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है बेटा। आ जाओ जी आ जाओ। सर अब आप जो बच्चे आपकी बुक से पढ़ रहे हैं उन्हें क्या पता चलेगा कि चैप्टर 1 में क्या है? अरे तुमको जानना ही क्यों है, तुमको जो मैं बता रहा हूं बस वो पढ़ो। इन सेशन के अंदर मैं आपको वापस से बता देता हूं, मैं कंप्लीट आईसीआई स्टडी मटेरियल कवर करने वाला हूं, साथ ही साथ सारे एग्जाम के क्वेश्चन करने वाला हूं टिल जैन 2026 आईटीपीज एंड एमटीपीज। मतलब आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने रिवीजन करना है और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी शुरुआत करते हैं आज के पहले कंसेप्ट की। सर पहले ना आज एक बार मीनिंग पढ़ा दो सर, बड़े दिन हो गए मीनिंग नहीं पढ़ा हमने। लो जी मीनिंग पढ़ लिया, पढ़ लेते हैं।
बेटा एक बात और याद रखना, मेरा नाम सीए कपिल गोयल है, बच्चे कहते हैं ऑडिट खून में डाल देते हैं, तो ऑडिट खून में डाल दूंगा बेटा, ये मेरा आपसे वादा है। याद करोगे कि सर क्या ऑडिट पढ़ाया है, तो बिल्कुल निश्चिंत होके आप इन सेशन को देखिएगा, आपको ऑडिट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा और आप बहुत ज्यादा अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। देखिए ऑडिट क्या है, ये मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, भगवान गणेश जी का नाम लेके बस एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आपको याद वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट हम करेंगे अभी, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not, any respective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। मैं इसमें ज्यादा नहीं समझा रहा हूं आपको कि भैया ऑडिटिंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की किसी भी एंटिटी की, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। क्यों करते हैं, ताकि हम इसके बाद क्या कर सकें, एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। सर ये हो गई बेसिक बातें, सर मुद्दे की बात करवाओ। मुद्दे की बात बेटा स्टार्ट होगी यहां से, एसए नंबर 200 से, जिसे पहला ही क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। हालांकि मैं ऊपर एक एग्जाम का क्वेश्चन अभी छोड़कर आया हूं, मैं ऑब्जेक्टिव के बाद आपको ऊपर लेकर जाऊंगा। ओके सर, आप ऊपर नीचे खेलते रहो हमारे साथ। अरे नलायको, गंदी गंदी बातें करते हो सुबह सुबह तुम। सर ये क्या, कैमरा की बैटरी डाउन दिखाने लग गया, अभी सही चेंज कर देते हैं। बेटा मैंने चेक नहीं की थी, मेरे पार्ट पे गलती रह गई है, स्टार्ट करने से पहले मैंने आज चेक नहीं की बैटरी। बोलो जय गणपति बाप्पा मोरिया, सही बच्चे बोलेंगे मेरे साथ। बस 1 मिनट में चेंज कर दी मैंने। लो जी लो, मैं आ गया, वापस आ गया मैं, ऐसी बात नहीं है, ये लो आ गया। क्वेश्चन बैंक कहां से मिलेगा सब बताऊंगा, सब टेलीग्राम पे, डू नॉट वरी एट ऑल। अभी आप देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। जय हो श्री भगवान जी, ठीक है जी, सुबह सुबह भगवान को याद करेंगे। आज पहला कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, भगवान हमारी इस जर्नी को बहुत अच्छा बनाए, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से एग्जाम को फोड़े। लो जी सर पहला कंसेप्ट मैं आपको करवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। बेटा एक ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सही बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो। सर एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल एश्योरेंस लेना। कैसी एश्योरेंस लेना, नहीं सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं बेटा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है 100% एश्योरेंस, जबकि एक ऑडिटर 100% चेकिंग नहीं करता, सैंपल बेसिस पे करता है, जजमेंट यूज करता है। इसलिए हम कैसा एश्योरेंस लेते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं। बाकी आपको पता है बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसलिए रीजनेबल एश्योरेंस लिया जाता है। लो जी लो, क्या कहता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सर यहां वर्ड मिसस्टेटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि एक ऑडिटर को छोटी छोटी गलतियों से फर्क नहीं पड़ता। कौन से ऑडिटर को, स्टैट ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिटर को हो सकता है शायद फर्क पड़े। तो क्या बोलता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। मैं अभी रट्टा नहीं लगवाऊंगा इस पे। एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर फाइंडिंग। सर एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस लेना है भैया, पूरे फाइनेंशियल के अंदर किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सो दैट हम क्या कर सके, एक ओपिनियन दे सके दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। सर ये तो बड़ी बेसिक बात थी। इन ऑल केसेस व्हेन रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, अगर रीजनेबल एश्योरेंस आप नहीं ले पाते हो, एंड ए क्वालिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट इज इनसफिशिएंट, और क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, इनसफिशिएंट है, तो ऑडिटर क्या करेगा सर, या तो डिस्क्लेम करेगा या विड्रॉ करके चला जाएगा। अब इसमें ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आईसीएआई का, डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो आपको पता है रीजनेबल एश्योरेंस बिलो 100% है, एब्सोल्यूट मतलब 100% एश्योरेंस है, एक कंप्लीट गारंटी है। तो हालांकि 2-3 बार दिया है मैंने किताब में, मैं एक बार आपके लिए सिर्फ रीड कर देता हूं, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव को रीड करना है, तो मैं यही बार बार नहीं लिखवाऊंगा, जो याद करना होगा मैं वो बता दूंगा स्पेशली। तो क्या कहता है देखिएगा, सर आपने स्टार्टिंग में जब पहली बार पढ़ाते हो तब आप याद करवाते हो, बेटा पहली बार की बात अलग है, अब आप प्रो हो गए हो।
Auditor objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. क्या है जी? Reasonable assurance is to be distinguished from the absolute assurance. तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क का आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है. क्या जी? देखिए और एमसीक्यू में भी आ सकता है. Absolute assurance is a complete assurance or a guarantee that the financial statement are free from material misstatement. However, reasonable assurance is not a complete guarantee, although it's a high level of assurance, but it's not a complete assurance. यहां तक आपने पढ़ना है, सिंपल. बाकी चीजें हम बाद में करेंगे. अब एक इंपॉर्टेंट नोट देखो बेटा. इंपॉर्टेंट नोट है तो इंपॉर्टेंट तो है. क्या कहता है? द यूजर मतलब सर कौन यूजर? द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा. द यूजर however should not assume that the auditor opinion is an assurance as to the future viability of the enterprise. आराम से करेंगे इस वाले पॉइंट को. कह रहा है जो यूजर है ना फाइनेंशियल के, वो ये एज्यूम ना करे कि ये जो ऑडिटिंग का जो ओपिनियन है ये एश्योरेंस है फ्यूचर वायबिलिटी को लेकर. फ्यूचर के लिए नहीं है भैया, ये फ्यूचर का इससे कोई लेना देना नहीं है. ऑफ द एंटरप्राइज और द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस with which management has conducted the affair of the enterprise. ना ही हम आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे कोई कमेंट कर रहे हैं. तो यूजर को कंफ्यूज नहीं होना है. ये पॉइंट मैं थोड़ा तसल्ली से पढ़ाऊंगा. यूजर को कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया ऑडिटर की जो ओपिनियन है ना तो वो फ्यूचर के लिए है ना एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए. तो याद करके बताओ इस पे कौन सा एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद है तो, कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है तो. और दूसरा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा बेटा, मैं किसी भी वीडियो पे YouTube एड्स नहीं रख रहा हूं, तो आपकी पढ़ाई किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगी. बीच में वो कैटरीना या कोई भी जैकलिन नहीं आएगी आपको परेशान करने के लिए. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये क्या है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो. नंबर 1 सर, इस पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बकार्डी की बोटलिंग का. आपको अगर याद है तो मैं वापस से बता देता हूं. मैं दूसरा सिंपल एग्जांपल बताता हूं जो कम टाइम में कवर हो जाए. बेटा आपको एक ऑडिट मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज का. रिलायंस ने कहा जी आओ हमारे यहाँ पे स्टैट ऑडिट करो. आप चले गए, आपने देखा फाइनेंशियल का डॉक्यूमेंट्स देख लिए, एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, सारी अकाउंटिंग देख ली, अकाउंटिंग पॉलिसीज देख ली, प्रेजेंटेशन देख लिया, ऑल असर्शन यू टेस्टेड, और आपके हिसाब से सब बहुत सही है, आपने ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन दे दिया. अब मैं आपसे जस्ट एक चीज पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा. रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया था कि एक काम करते हैं, हम ना एक किसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं. लेट्स से रिलायंस ने रिसेंटली एक्वायर किया है कैंपा कोला. आपको पता होगा ना कैंपा कोला भारत की कंपनी है. तो कैंपा कोला को एक्वायर किया है, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन था, और कैंपा कोला को मान लो 2000 करोड़ रुपए दे दिए, 200 करोड़ रुपए दे दिए. अब वो 200 करोड़ में उन्होंने कैंपा कोला खरीदा. डेफिनेटली उनके पास कुछ स्ट्रेटेजी थी, उनको कुछ बिजनेस डिसीजन लेने थे, और 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 3 महीने के बाद उनको पता चलता है ये डिसीजन जो है ये गलत हो गया हमारा, जिससे कि कंपनी को बेटा 200 करोड़ या 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया. तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस डिसीजन मेकिंग का शेयर होल्डर पे इंपैक्ट पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा. शेयर होल्डर बोल सकते हैं भाई तुमने जो डिसीजन लिया वो इफेक्टिव क्यों नहीं लिया, वो एफिशिएंट क्यों नहीं लिया, तुम्हारा काम करने का तरीका सही क्यों नहीं है. क्या इस गलत डिसीजन का कोई भी इंपैक्ट स्टैट ऑडिटर को पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है. स्टैट ऑडिटर तो ये कहेगा भाई साहब बिजनेस को कैसे चलाना है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी. आपने जो डिसीजन लिया है ना उसमें किसी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए. आपने अगर 200 करोड़ रुपए में कैंपा कोला को एक्वायर किया है तो एक्विजिशन जो है वो लीगल होना चाहिए. नंबर 1, उसकी पेमेंट और उसका वैल्यूएशन सही तरीके से हो. तो हम तो बस उसका रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसका अकाउंटिंग देखेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे. उसके अलावा वो करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था वो हमारा लेना देना नहीं है. वो मैनेजमेंट ऑडिट करवाओ आप. एक अलग ऑडिट होता है बेटा मैनेजमेंट ऑडिट, वो मैनेजमेंट ऑडिटर देखेगा. तो इसीलिए यूजर को हम बोल रहे हैं कि यूजर भाई, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक स्टैट ऑडिटर है ना वो अकाउंटिंग देखने आया है, वो फाइनेंशियल्स देखने आया है. कंपनी ने काम अपने इफेक्टिव तरीके से किया, एफिशिएंट तरीके से किया, ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है. साथ ही साथ जो मैं ऑडिट करने आया हूं वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल का करने आया हूं. जो फाइनेंशियल खत्म हो गए, जो साल खत्म हो गया, हम डेफिनेटली गोइंग कंसर्न चेक करते हैं. अगले 12 महीने तक हम देखते हैं कि हमारे पास कोई रिस्क तो नहीं है कंपनी पे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज जैसा कंपनी ने परफॉर्म किया हम आपको गारंटी दे रहे हैं कंपनी फ्यूचर में भी वैसा ही करेगी. ऐसी गारंटी भी हम आपको नहीं दे रहे हैं. तो फ्यूचर वायबिलिटी के ऊपर भी हम कोई क्वेश्चन आपको नहीं दे रहे हैं. आई होप प्रिंस ने बिल्कुल सही लिखा सर, आपने आईजीएल का बोटलिंग प्लांट लिखा था बकार्डी वाला. वेरी नाइस बेटा. तो सबको ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया क्या? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ. अभी हमने सिर्फ देखा है ऑब्जेक्टिव और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. आज का पहला मेन क्वेश्चन, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग.
सर यहां पे आपके पास दो कंसेप्ट आते हैं, एक स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड, और अगला क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। तो सबसे पहले आप ये बताओ स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। कपिल सर हम स्टैट ऑडिट करने आए हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने आए हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के अंदर बेटा क्या क्या आता है जरा बताओ। सर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे, मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। सारे प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे, सारे इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करेंगे, मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। सर कंपनी के फाइनेंशियल एज पर एफआरएफ बनने चाहिए, सारे डिस्क्लोजर्स भी देखेंगे। अच्छा डिस्क्लोजर भी देखोगे, सिर्फ अकाउंट से बात नहीं बनेगी, नहीं सर हम सारे डिस्क्लोजर भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो उन अकाउंट्स को बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज किया गया है वो अकाउंटिंग पॉलिसी को भी स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब ये एक बात बताना जरा, कल को एक डिस्क्लोजर डालना है, सर कौन सा डिस्क्लोजर डालना है, मान लो आपको फ्यूचर ऑब्लिगेशंस डालने हैं, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है उसका एक डिस्क्लोजर डालना है, कोई इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है मान लो उसका कोई एक डिस्क्लोजर डालने का आपका मन है, फायर लग गई मान लो, तो मैनेजमेंट कह रही है ऑडिटर साहब ये डिस्क्लोजर हम आपको नहीं डालने देंगे, ये डिस्क्लोजर से आपका क्या लेना देना। तो आप मुझे बताओ क्या मैनेजमेंट का कंटेंशन ठीक है, मैनेजमेंट कहती है भाई साहब आप हमारे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो कि हमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है, क्या डिस्क्लोजर डालना है नहीं डालना है, नहीं, फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी चीजें आर वेल विद इन दिस स्कोप ऑफ द ऑडिटर, और ऑडिटर उन सारी चीजों को चेक करेगा। मैं अभी इनके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले एक बार कंसेप्ट देखते हैं फिर सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है देखेगा, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। बेटा इसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछता है, क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो आज का काइंड ऑफ पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। सर आज टोटल आप कितने क्वेश्चन करवाओगे, बेटा एग्जाम ओरिएंटेड में आपको तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। लो जी, सबसे पहले कहता है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी। एक ऑडिटर भाई साहब एंटिटी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। आपने फाइनेंशियल के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है। आगे सर हम जब भी ऑडिट करते हैं आपको पता है किस बेस पे करते हैं, सर ऑडिटिंग का ना एक तरीका होता है, क्या तरीका है भाई जरा बताओ, मैं तो भूल गया। सर आप ऑडिट करोगे, आप वॉक थ्रू करोगे, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मटेरियलिटी निकालोगे, बहुत अच्छी बात है, रोमम निकालोगे, रोमम के बाद सर एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करोगे। अच्छा एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से क्या होगा, सर आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, क्या ऑब्टेन करोगे, एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे। मैंने कहा ओके, तो प्रोसीजर लगाया, एविडेंस ऑब्टेन किया। मैंने कहा ये एविडेंस हो सकता है कंपनी अपने को गलत एविडेंस दे दे, नहीं सर हम एविडेंसेस कैसे हैं उसके लिए पहले हमने क्या चेक कर लिया, इंटरनल कंट्रोल, वॉक थ्रू ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपने देखो तीनों चीजों को लिंक करना है। सर एक ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है, उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, प्रोसीजर लगाकर एविडेंस ऑब्टेन करता है, एविडेंस अच्छे हैं नहीं उसके लिए वॉक थ्रू और टीओसी करता है। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाई साहब बेटा मैं अगर कोई मुझे एसपीसी क्लासेस से देख रहा है, हेमंत या कोई भी भाई, प्लीज एड्स बंद करो, यूट्यूब पे एड्स चालू है आपके चैनल पे, प्लीज एड्स बंद करो। बेटा मैंने मेरे चैनल पे सारी एड्स बंद कर रखी है ऑलरेडी, कोई ऐड नहीं आ रही। प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा मेरे यूट्यूब पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, बेटा एड्स आ रही है किसी भी तरह की, जल्दी बताओ। टू मैनी एड्स, अंकित रावत बोल रहे सर बहुत ज्यादा एड्स आ रही हैं। मैं बेटा हेमंत को भी मैसेज भी कर देता हूं 2 मिनट में। बाकी सभी स्टूडेंट मेरे यहाँ पे बताएंगे बेटा एड्स आ रही है आपको, मैंने पूरी स्पेशली सारी बंद की है। मेरी किसी भी वीडियो में आपको कोई एड्स नहीं मिलेगी, कंटेंट वीडियो में आपको मेरे पूरे यूट्यूब पे कोई भी एड नहीं मिलेगी बेटा। लो जी नो सर, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। क्या कहता है, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड that the information contained in underlying accounting record, बहुत तसल्ली से पढ़ना बेटा, the auditor should reasonably satisfy that the information contained in underlying accounting record and other source data like bill, voucher, documents is reliable and sufficient basis for the preparation of financial information। तो सर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कीवर्ड आया कि जितनी भी ऑडिटर इंफॉर्मेशन लेता है उसमें रीजनेबली सेटिस्फाई करना है। क्या जी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रिलायबल एंड सफिशिएंट है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, आगे पढ़ना मत प्लीज, पढ़ना मत, आप मुझे बताओ एक ऑडिटर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहा है उसकी रिलायबिलिटी वो कैसे डिसाइड करेगा। सर रिलायबिलिटी तो उसके लिए उसको प्रोसेस देखना पड़ेगा, वॉक थ्रू करना पड़ेगा, कंट्रोल स्टडी करने पड़ेंगे। अगली लाइन देखो क्या कहता है, द ऑडिटर्स मेक ए जजमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसे भाई, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है यानी कैसे, बाय स्टडिंग एंड असेसिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम and internal control and by carrying out appropriate test, inquiry, inspection, observation। आप मल्टीपल टेस्ट कर सकते हो। तो बेटा आप क्या करते हो रियल लाइफ में, सर हम वॉक थ्रू करते हैं, टीओसी करते हैं,
उसके बेस पे मैं रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को चेक करता हूं। तो बेटा पहला पॉइंट क्या कहता है कि आपको सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है। एस्पेक्ट्स को कवर करते टाइम आप इंफॉर्मेशन लोगे, आपको जजमेंट लगानी है, सारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है। रिलायबल एंड सफिशिएंसी कैसे पता चलेगी सर? उसके लिए हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बाय अप्लाइंग मल्टीपल ऑडिट प्रोसीजर्स। ये थे 2 पॉइंट। तीसरा क्या कहता है ऑडिटर साहब, यहां पे मैं चौथा पॉइंट बना रहा हूं। तीसरा क्या कहता है ऑडिटर साहब, आपको सिर्फ अकाउंटिंग चेक नहीं करनी है, आपको सारे डिस्क्लोजर भी चेक करने हैं फाइनेंशियल के, वो प्रॉपर है या नहीं है। द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेक मैनी जजमेंट। आपको पता है सर फाइनेंशियल में मैनेजमेंट बहुत सारी जजमेंट लगाती है। मुझे जरा 2 एरिया कमेंट करके बताओ मैनेजमेंट जजमेंट कहां कहां लगाती है। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ मैनेजमेंट जजमेंट कहां कहां पर लगाती है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, जल्दी से। रेमा, रितिका, आयुष यादव, दिव्या गोयल, विनय, ओम प्रसाद, रेहमा, कविता, डीपी भाई क्रिएशन, गुनगुन, राज, प्रवीण कुमार, एचएम अग्रवाल, अंकित रावत, जल्दी से बताओ। सर प्रोविजंस बनाती है। प्रोविजन किसके लिए सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और बताओ बेटा, और बताइएगा। विजय मिश्रा ने बताया है, जल्दी बताओ। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। और बताओ बेटा। गोइंग कंसर्न असेसमेंट के लिए सर बहुत ज्यादा जजमेंट लगाई जाती है। एब्सोल्युटली राइट। तो देखिए क्या कहता है, द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे मेक मैनी जजमेंट। द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही शुड ऑल्सो कीप इन माइंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन दिस रिगार्ड। आप ना जबरदस्ती कुछ डिस्क्लोज नहीं करवाओगे, आपने वही डिस्क्लोज करवाना है जो एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है। इट इज डन बाय इंश्योरिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली समराइज ट्रांजैक्शन एन इवेंट एंड बाय कंसीडरिंग जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा जितने भी रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स हैं वो सारे आ गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेबल एफआरएफ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? चूजिंग मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट और चूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आखिरी पॉइंट क्या कहता है देखिएगा, द ऑडिटर इवैल्यूएट, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होगा जी, सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS1 क्या कहता है सर? हम अकाउंटिंग पॉलिसी जो लगाएंगे वो कंसिस्टेंट अप्लाई करेंगे, अगर कोई चेंज है तो उसका रीजन डिस्क्लोज करेंगे। बाय मैनेजमेंट वेदर सच सिलेक्शन इज प्रॉपर एंड वेदर चूजन पॉलिसी हैज बीन अप्लाई कंसिस्टेंटली ऑन ए पीरियड टू पीरियड बेसिस। ये बेटा 4 पॉइंट थे। आई होप आप सब बच्चों को समझ आए हो कि आपके स्कोप में क्या क्या कवर है। नंबर 1 सर हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे फाइनेंशियल के। नंबर 2 सर वो फाइनेंशियल जो बने हैं उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे वो रिलायबल है एंड सफिशिएंट है। नंबर 3 सर हम सारा डिस्क्लोजर चेक करेंगे एज पर एफआरएफ डेफिनेटली, एंड हम साथ ही साथ देखेंगे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट है भैया पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे। उसके बाद एक बेसिक बात आती है कि जो हम ऑडिट कर रहे हैं बेटा, आप बताइए ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल का कर रहे हो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल का कर रहे हो? मेरे सामने ही बड़ी एड्स आ रही है, बताओ ये फाइनेंशियल का जो ऑडिट कर रहे हो आप प्रोस्पेक्टिव का कर रहे हो, हिस्टोरिकल का कर रहे हो? सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम ऑडिट कर रहे हैं। देखिएगा, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन ए हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिस। ये क्या है सर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स in relation to a particular entity derived primarily from the entity accounting system about economic event occurring in the past time period or about economic condition or circumstance at point in time in the past। आपने बेटा ऑडिटिंग के अंदर हम हिस्टोरिकल कवर करते हैं, हालांकि हम प्रोस्पेक्टिव की भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या क्या कवर होगा। अगला ही क्वेश्चन आता है सर स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या कवर नहीं होगा, और यहां पे मैं आपको आज का दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं। पेपर में आएगा बेटा एक अच्छा क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में बताओ क्या डिफरेंस है। इससे पहले आप पिएंगे थोड़ा सा पानी और मैं भी पी लेता हूं। हाँ जी, आ जाओ जी। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। बताओ भैया क्या क्या इंक्लूड नहीं करता, जल्दी से बताओ। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड नहीं करता?
सर सबसे पहली बात तो ऑडिटर से आप ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि वो ऐसा काम करेगा जो उसकी कॉम्पिटेंस से बाहर है। पहला पॉइंट क्या कहता है, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। एग्जाम्पल बताओ सर। नवनीत कुमार गुप्ता, भाई एक बात बताओ, जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो वहां पे जो अकाउंटेंट होगा ना वो आपको बड़ी इज्जत देगा। क्यों देगा? उसके लिए आप ऑडिटर हो। वो कहेगा भाई साहब ऑडिटर साहब आए हैं, जरा इनको चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, इनको खाना खिलाओ। अकाउंटेंट की नजर में आप एक भगवान हो, आपके लिए वो बड़ी रिस्पेक्ट रखता है। तो अकाउंटेंट काम कर रहा है, मैनेजमेंट ने कहा अकाउंटेंट जरा इधर आ, हमने एक मशीन खरीदी थी, जरा चेक करो उसकी कितनी लाइफ अभी बाकी है। वो अकाउंटेंट जाता है, मशीन को देखता है और कहता है यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसकी मशीन की लाइफ कितनी है। वो थोड़ी देर के बाद आपको देखता है, अरे हमारे भैया बैठे हैं, हमारे भगवान जी बैठे हैं, मतलब समझ रहे हो, कविता कविता शर्मा वहां बैठ के ऑडिट कर रही थी, वो आ गया बोला देवी। कविता कह रही है क्या हुआ बताओ शिष्य क्या हुआ? कह रहा है देवी इस मशीन की जरा मुझे लाइफ बता दो कितनी है। देवी कहती है नल्ले मैं ना ऑडिटर हूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंस रखती हूं। ये मशीन कितने दिन तक चलेगी, ये बिल्डिंग की लाइफ क्या है, ये सब मेरे कॉम्पिटेंस से बाहर है। तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं वो सब काम करूंगी जो मेरे कॉम्पिटेंस में नहीं है। मैनेजमेंट को इस तरह से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। देखो जी क्या कहता है, auditor is not expected to perform duties which fall outside domain of his competence. For example, the physical condition, physical तो तुम सब लोगों को बड़ा समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तुम लोग ये वर्ड तो याद रख ही लोगे। For example, physical condition of certain asset like that of a sophisticated machinery cannot be determined by the him. Similarly, it is not expected from an auditor to be determine suitability and life of a civil structure like building. These require different skill set which may be performed by a qualified engineer in their respective fields. इसको भैया जो रिस्पेक्टिव फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वही करेंगे। तो बेटा स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड में पहला पॉइंट क्या आया कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। सर बिल्कुल क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सर ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। बेटा इसको बताओ सर, ये क्या है बताओ सर। बेटा आप टीओडी कर रहे हो, टीओडी मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो। आपने क्लाइंट से कहा भाई मेरे को इनवॉइस दो, मैं इनवॉइस को वेरीफाई करूंगा। क्लाइंट ने आपसे इनवॉइस मांगा और आपने गलती से वो सैंपल उठा लिया जहां पे क्लाइंट ने फ्रॉड कर रखा है। तो क्लाइंट ने क्या है बेटा, एक 50,000 रुपए कंपनी से निकाल रखे हैं और उसका एक जाली इनवॉइस बना रखा है। अब आपको कंपनी ने वो इनवॉइस बना के दे दिया, आप उस इनवॉइस को पढ़ रहे हो, आपको दिखा यार 50,000 का इनवॉइस है, साइन भी है, सब कुछ ठीक है। पीछे आपने वाउचर पलटा, उसका वाउचर की अकाउंटिंग एंट्री भी ठीक है, आपने उसको ओके कर दिया अपने वर्क पेपर के अंदर, भैया ये ट्रांजैक्शन ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को ये जो फ्रॉड है ना, ये जो फ्रॉड वाली एंट्री थी, ये मैनेजमेंट ने पकड़ ली, ये किसी एम्प्लॉय ने कर रखा था, ये मैनेजमेंट ने पकड़ ली। अब मैनेजमेंट कहती है अरे इधर आ राज, इधर आ राज नल्ले, इधर आ। आपको बुला लिया, अनिरुद्ध भी पहुंच गया, अनिरुद्ध भी था मान लो उस टीम में, कह रहा है हाँ जी बताओ क्या हुआ। कह रहे इधर आओ, तुम बैठो। आप कौन? हम ऑडिटर साहब। अरे एक बात बताओ, तुम यहां पे इतना पिज्जा पेल रहे हो, ये जो 2 ट्रांजैक्शन हुई थी ये सब फर्जी ट्रांजैक्शन थी, तुमने पकड़ी क्यों नहीं भाई? हमारे एम्प्लॉय ने ये 5-5 लाख 50-50 लाख का फ्रॉड कर रखा है, तुमने पकड़ा क्यों नहीं? ऑडिटर कहता है भाई साहब हम कैसे पकड़ेंगे, आपकी कंपनी ने, आपके एम्प्लॉयज ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। कह रहा है जाली डॉक्यूमेंट है, जाली डॉक्यूमेंट है, तुमने पकड़ा क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का नुकसान हो गया। ऑडिटर को बोला जा रहा है ऐसा। बेटा ये केस स्टडीज है जो एग्जाम में आएगी, जिसको मैं फील करके समझा रहा हूं। तो आपने बोलना है भाई साहब एक बात सुनो, ये मेरे स्कोप में नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं ये डॉक्यूमेंट जाली है नहीं है। ये डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन एक्सपर्ट का काम है। हम ऑडिट जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं ना नेगेटिव माइंडसेट के साथ करते हैं। मैं ऑडिट कर रहा हूं ना कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फ्रॉड को बचाना, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरनल कंट्रोल को लगाना, तो आपने उल्टा ही पेल देना है मैनेजमेंट को। ये हमारे स्कोप से बाहर है। तो आगे क्या कहता है देखिए, आई होप आपको एग्जाम्पल से पॉइंट समझ आया हो। एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम बिकॉज ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। फिर आ गई ऐड। आई होप आप लोग ज्यादा परेशान ना हो रहे हो, कल के लेक्चर से ऐड नहीं आएगी, मैं फोन करके बोल दूंगा। लो जी, तो ये था दूसरा पॉइंट। सर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, जिस तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं उस तरह के एग्जाम्पल भी आप जरूर लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग, कि भैया कंपनी में कुछ गलत हुआ है,
कंपनी में नुकसान हो गया, कंपनी में फ्रॉड हो गया, शेयर होल्डर आ गए, मारो मारो मारो, किसको मारो? अरे ऑडिटर को मारो। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने गलत हुआ, उसको बचाया नहीं। अरे भाई ऑडिट करने आया हूं, रीजनेबल एश्योरेंस लेने आया हूं, इनहेरेंट लिमिटेशन पहले ही बता दी है, मेरे स्कोप में नहीं है ये सब भैया। जो कंपनी में गलत हुआ है सिर्फ मैनेजमेंट को मारो, मुझे मत मारो। मैंने अपना काम सही तरीके से किया है। आई विल शो यू ऑल द वर्क पेपर्स, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आई फ्रेम माय ओपिनियन। तो कोर्ट के अंदर चलो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भैया। ही डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर ऑफ सर्च और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ विच मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट एन इन्वेस्टिगेशन। तो ऑडिट में बेटा क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? सर पहला, हम ऑडिटर से वो काम नहीं करवाएंगे जो उसकी कॉम्पिटेंस से बाहर है। दूसरा, वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा डॉक्यूमेंट क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है। तीसरा, सर ऑडिट जो है इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिजेड रॉन्गडूइंग, उसके बाद कोई लीगल पावर नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट अलग है इन्वेस्टिगेशन से। ऑडिट जो है बेटा वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट होता है। ऑडिटिंग के अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि जो फाइनेंशियल्स है वो कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा। फाइनेंशियल बनाने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल लगाने हैं, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो सारे इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लगाएगा। सारे डिस्क्लोजर प्रॉपर डिस्क्लोजर मैनेजमेंट करेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है, तो वी डू नॉट हैव एनी रीजन टू डाउट ऑन द मैनेजमेंट। कब तक? जब तक हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस ना मिले, जब तक हमें कुछ डेविएशंस ना मिले, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि मैनेजमेंट अपना काम, सारा काम सही क्या है। अगर मैं इसी की बात, अगर दूसरी तरीके से बात करूं इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऑलरेडी गलत हो चुका है और हमारा माइंडसेट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि उसका रीजन क्या है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सही बच्चे बोलो जय श्री राम। चलो जी देखिए पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन is a critical examination of the accounts with a special purpose. For example, if a fraud is suspected and especially called upon to check the accounts whether fraud really exists, it takes the characteristics of investigation. अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, मैनेजमेंट ने एक प्रैक्टिशनर को बुलाया, बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मैं अपना दफ्तर खोल के बैठा हुआ हूं, मुझे आप किसी भी काम के लिए बुला सकते हो, तो तब तक मैं कहलाऊंगा प्रैक्टिशनर। तो एक कंपनी ने एक प्रैक्टिशनर को बुलाया और कहा भाई साहब आप इधर आओ, हमारे कुछ एम्प्लॉय ना मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, जरा अब चेक करो वो किस एरिया में फ्रॉड कर रहे हैं, कितना फ्रॉड कर रहे हैं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप एक ऑडिट रिपोर्ट बना के दो। तो आप मुझे बताओ, जब आपको किसी सिचुएशन का इस तरह से चेक करने के लिए बुलाया, तो ये ऑडिटिंग है या एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन है? प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से बताइए फटाफट से बताइए। तो क्या कहता है? इन्वेस्टिगेशन इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद ए स्पेशल पर्पज। कोई ना कोई एक स्पेशल पर्पज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड स्पेशली कॉल्ड अपन टू चेक द अकाउंट्स वेदर फ्रॉड रियली एग्जिस्ट, इट टेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, ऐसे 200 में वही ऑब्जेक्टिव आपने वापस से लिखना है। देयरफॉर ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विद ए प्री कंसीव नोशन अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर। हम कभी भी ना कोई प्री कंसीव नोशन नहीं लेके चलते कि ऐसा गलत हुआ होगा। अबाउट रॉन्ग डूइंग सम रॉन्ग हैविंग बीन कमिटेड, द ऑडिटर सीक टू रिपोर्ट व्हाट ही फाइंड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स। हम भैया नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन करते हैं और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं। हाउएवर, अरे पुणे वालों, हाउ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हाउ करके दिखाओ मेरे को। However, it is quite possible that sometime investigation result from the prima facie finding of the auditor. ऑडिटर की फाइंडिंग के बेस पे इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। इट मे हैपन दैट द ऑडिटर हैज गिवन सम फाइंडिंग ऑफ सीरियस कंसर्न, सच फाइंडिंग में प्रमोट फॉर कॉलिंग एन इन्वेस्टिगेशन। ये एक समरी है, फटाफट से देखेंगे। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं सारे आपको एक साथ करवाऊंगा अभी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। उससे पहले फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। अभी तक हम ऑलरेडी क्लास करके आ चुके हैं, 30 मिनट्स की क्लास हो गई है। फटाफट से बताओ बेटा कैसा जा रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी तो शुरुआत होएगी भाई। आईसीआई ने क्या किया, बढ़िया सारा कंटेंट चैप्टर 11 में डाल दिया, चाहे वो ऐसे 210 हो, 220 हो, सारे एथिकल रिक्वायरमेंट हो, सब तो आईसीआई ने चैप्टर 11 में डाल दी। और ये ब्लंडर है आईसीआई का, मैं बता दूं बात आपको, ये ब्लंडर है। वो चैप्टर नंबर 1 होना चाहिए था, जो इन्होंने चैप्टर नंबर 11 बना दिया। वीडियो को लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट, तकरीबन 250 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, तो मैं हर बच्चे से चाहूंगा एक बार वीडियो को लाइक कर दो, एक ही बार करना। और ना आजकल एक नया ऑप्शन आया है वीडियो में,
मैं आजकल एक नया ऑप्शन आया है वीडियो के अंदर हाइप करने का, तो वो लेफ्ट लेफ्ट करना होता है शायद, और हाइप का ऑप्शन आता है, वो हाइप भी कर देना। सर वो हाइप क्या होता है हमें समझ नहीं आया आज तक, मुझे भी नहीं पता वो हाइप क्या होता है। हाइप का मतलब ये वीडियो हाइप हो जाएगी शायद, आप लोग बताओ किसी को पता है तो। हाइप का मतलब क्या होता है वहाँ पे? हाइप का मतलब ये है कि वो वीडियो आप हाइप कर रहे हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप उसे फैला रहे हो। जैसे शेयर का ऑप्शन होता है वैसे ही हाइप का ऑप्शन है। इधर तो भैया ऐड पे ऐड आ रही है, छोड़ो। लो जी, आगे चलते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस क्या है उसकी बात हो रही है, देखिएगा। सर ये वापस से पढ़ना जरूरी है यहाँ पे? नहीं बेटा, मैं एक बार वैसे ही रीड करवा रहा हूँ, बुक में है इसलिए। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, आखिरी में, क्लास के आखिरी में आपको ये बताऊंगा याद क्या करना है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं कर सकते आप, तो मैं सिर्फ आपको 8-10 क्वेश्चन बताऊंगा, 4-4 लाइनें बताऊंगा, बस वो याद कर लेना, बाकी सब रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। लो जी, देखिए बेटा, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, दैट इज ए हाई लेवल एश्योरेंस as to whether the financial statement are free from material misstatement. Reasonable assurance is to be distinguished from the absolute assurance. Absolute assurance is, सर दोबारा मत करवाओ सर, वैसे ही रिवीजन है, अरे कर लेना यार। कंप्लीट एश्योरेंस और एक गारंटी that the financial statement are free from material misstatement. It is a high level of assurance, but it is not a complete assurance. Thus, auditor obtains sufficient appropriate audit evidence to reduce audit risk to an acceptable low level. सर ये बात नहीं समझ आई, समझाएंगे समय आने पे। However, reasonable assurance is not a absolute assurance. This is due to inherent limitation of audit. तो अगला कंसेप्ट हम कौन सा करने वाले हैं? Inherent limitation of audit. बेटा एक ना खंजर भरो, खंजर नहीं सर, सुआ नहीं, इंजेक्शन, और उसको अपने अंदर मारो। सर यहाँ नहीं, दिल में इसको बिठाना है, अंदर नहीं मारना, सॉरी, अंदर मारने के वाले कंसेप्ट तो बेकार होते हैं। हाँ ऐसे करना है, खंजर नहीं मारना, सॉरी, इसको ना प्यार करना है, इस कंसेप्ट को, इसके साथ गुल्लू गुल्लू करना है। सर गुल्लू गुल्लू मतलब इसको बहुत तसल्ली से पढ़ना है, इसको लिख कर देखना है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो इसको ना अपने को गुल्लू गुल्लू करना है, तो गुल्लू गुल्लू करते हैं आई लव यू बोलकर, तो इसको बोलो आई लव यू गुल्लू गुल्लू, ठीक है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को किस नाम से बुलाते हो? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी बताओ। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बेटा टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी सारी पीडीएफ डाल दी हैं, चैप्टर्स की भी, क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ भी अवेलेबल है, और एक नया क्वेश्चन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे आ चुका है, वो भी आप ले सकते हो, जिसकी सारी वीडियो मैं करवाऊंगा। अपडेटेड है टिल Jan 26 तक के, उसमें सारे क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सिर्फ डिलीवरी कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट आपको देनी है, दैट्स इट। अपने घर पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। लो जी बेटा, बताओ भैया। आदर्श बोल रहे हैं सेम पॉइंट फ्रॉम स्टडी मेट, सो वी हैव बाय हार्ट एवरीथिंग। नो बेटा, नॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग तो कोई भी बाय हार्ट कर ही नहीं सकता, आपने सिर्फ पॉइंट और कीवर्ड्स याद करने होते हैं, ठीक है। इवन आई विल शो दी AIR 1 मार्क आंसर शीट्स, कोई भी बाय हार्ट तो एक एक वर्ड याद कर ही नहीं सकता आदर्श, तो उस चक्रों में तो आप कभी पढ़ना ही मत। आपको क्या करना है, जहां पे हेडिंग होती है ना, और हेडिंग के नीचे 5 पॉइंट है, वो 5 पॉइंट याद करने होते हैं, ऊपर नीचे का कंटेंट आपको कभी भी याद नहीं करना होता है, वो आप रीड करके जा सकते हो, ठीक है। पोस्ट लाइव एंगेजमेंट के लिए हाइप का ऑप्शन है, ओके बेटा वो कर देना आप, ठीक है जी, ओके सर। इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब क्या है सर? इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब ये है कि एक ऑडिटर जो है वो अपना ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं कर सकता। सर ऑडिट रिस्क क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझाओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चों को एटलीस्ट थोड़ा बेसिक पता है ऑडिट रिस्क क्या होता है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि एक ऑडिटर मे बी इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन मतलब अरे गलत ओपिनियन दे दे। आपको, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऑडिट करें, हम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएं, एविडेंसेस को ऑब्टेन करें, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस हम एक सही ओपिनियन दें। सही मतलब यार बताओ थोड़ा, सही का मतलब ये है सर, मैंने एविडेंसेस लिए और मेरे को कोई भी गलती नहीं मिली तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर मुझे गलती मिली तो मैं दूंगा क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, या कोई भी सिचुएशन है तो इस तरह का ओपिनियन दूंगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने मैनेजमेंट से क्या लिए? एविडेंसेस लिए। हाँ सर एविडेंसेस ले लिए। आपने उन एविडेंसेस को स्टडी किया। हाँ सर मैंने स्टडी किया, और आपको ऐसा लग रहा है कि सब सही है, आपको ऐसा लग रहा है सब सही है, ओके, बट एक्चुअल में सही नहीं है।
एक्चुअल में सही नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है सब सही है, तो आप कौन सा ओपिनियन दे दोगे? सर मैं ट्रू एंड फेयर व्यू दे दूंगा। बट एक्चुअल में तो सब सही नहीं था, तो कौन सा ओपिनियन देना चाहिए था? एडवर्स देना चाहिए था। तो इसे कहते हैं ऑडिट रिस्क। देना चाहिए था एडवर्स, दे दिया ट्रू एंड फेयर। तो ये रिस्क की सिचुएशन है या नहीं है? सर ये तो बड़ी रिस्क की सिचुएशन है, फ्यूचर में अगर पकड़ा गया तो मैं भी पेला जाऊंगा साथ साथ। तो बेटा इसे कहते हैं ऑडिट रिस्क। तो क्या ऐसा रिस्क आप अपने जीवन में चाहते हो? ना बाबा ना, हम तो कभी नहीं चाहते ऐसा रिस्क। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह की एविडेंसेस हैं हम उसी तरह का ओपिनियन दें। तो आप इस रिस्क को क्या करना चाहोगे? कम करना चाहोगे। तो कम कैसे होगा बताओ? सर कम कैसे होगा ना, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से चेक करूंगा कपिल सर, ताकि कुछ भी गलती ना रह जाए मेरे पार्ट पे। और बताओ सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चेक करूंगा। मतलब आप अपना काम बढ़ा दोगे, यही बोलना चाह रहे हो? दिमाग को ओपन रखोगे, प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे। एब्सोल्युटली राइट। तो इससे क्या होगा? ये रिस्क क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ये रिस्क कम हो जाएगा, मतलब चांसेस गलत ओपिनियन देने के कम हो जाएंगे। हाँ सर, मैं ज्यादा काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, तो गलत काम करने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्या ये जीरो हो सकता है क्या? सोच कर बताओ, क्या ये ऑडिट रिस्क जो है ये जीरो हो सकता है क्या? सोच कर बताओ। सर जीरो तो मैं कैसे करूंगा? सर मैं 100% चेकिंग कर लूंगा तो जीरो हो जाएगा। नल्ले, हो सकता है मैनेजमेंट ने कोई चीज छुपा रखी हो जो फाइनेंशियल में हो ही ना। हो सकता है मैनेजमेंट ने इंटेंशनल फ्रॉड कर रखा हो, जिसके पास तुझे ये लगे कि हाँ सब कुछ सही है, बट एक्चुअली फ्रॉड है। अभी अभी पढ़कर आए हो ना स्कोप ऑफ ऑडिट। अरे हाँ सर, इसलिए जीरो तो नहीं कर सकते। हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं बट जीरो नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे रीजन हैं। इन्हीं रीजंस को बोलते हैं बेटा क्या? जय श्री राम नहीं, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। क्या बोलते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। आ जाओ जी देखते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। The auditor is not expected, expect भी मत करना, and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement whether due to fraud or error. This is because there are inherent limitation of an audit. The inherent limitation of audit arise from, अब बताएगा inherent limitation किस किस रीजन से होती है। एक और बात ध्यान रखना, अभी जब आप क्वेश्चन बैंक करोगे मेरे साथ तो आईसीआई बहुत रेयरली होगा कि आपसे सारी इनहेरेंट लिमिटेशन पूछेगा। वो किसी एक या दो इनहेरेंट लिमिटेशन पे आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं यहां पे याद क्या करना है। आपको एक तो पॉइंट नंबर 1 याद करना है, भाई इनहेरेंट लिमिटेशन है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट की वजह से कुछ गलत हो सकता है। दूसरा सर ऑडिटर की वजह से भी कुछ गलत हो सकता है। तो बस आपने 2 पॉइंट याद करने हैं। इसके बाद जितने भी पॉइंट है, चाहे वो रिलेटेड पार्टी हो, चाहे वो फ्रॉड बाय मैनेजमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हम, टाइम और ऐसे 560, ये आपको सिर्फ रीड करना है। कपिल सर आपने ऐसा क्यों बोला कि सिर्फ हमको 2 ही पॉइंट याद करने हैं चैप्टर 1 में, बाकी हमें कुछ भी याद नहीं करना? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने आपको ऐसा क्यों बोला। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, फिर मैं तो बता ही दूंगा। बताओ मैंने आपको क्यों बोला ऐसा कि इनहेरेंट लिमिटेशन वाले कंसेप्ट में सिर्फ लर्निंग के लिए दो पॉइंट पे ही फोकस रखना, बाकी सिर्फ रीड करना। गिव मी दी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैं पहला आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सर फाइनेंशियल में हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। उसका पहला रीजन है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेटा फाइनेंशियल कौन बनाता है? सर फाइनेंशियल बनाती है मैनेजमेंट। और बेटा जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाती है तो क्या मैनेजमेंट फाइनेंशियल जो है वो सिर्फ फैक्चुअल बेस पे बनाती है या बहुत सारे जजमेंट यूज करती है? सर बहुत सारे जजमेंट यूज करती है। नहीं बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, केदार गलत है। सर बहुत सारे जजमेंट एस्टिमेट्स यूज करती है, और वो जो जजमेंट और एस्टिमेट होते हैं सर वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं, बाइसनेस हो सकती है। दूसरा, यस शिव ने बहुत बिल्कुल सही लिखा है सर, क्योंकि जो आगे वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे डिटेल आगे स्टैंडर्ड आएंगे उनमें कवर्ड है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं एग्जाम, नहीं भाई एग्जाम के लिए तो सब इंपॉर्टेंट होता है। वो जो आगे वाले पॉइंट है ऐसे 560 550 फ्रॉड, ये आने वाले टॉपिक्स में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं यहां 2 पॉइंट याद कर लेना, बाकी तो फिर डिटेल में आने ही वाला है। दूसरा सर फाइनेंशियल को बनाने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है? इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर डिसाइड करना पड़ता है। हो सकता है मैनेजमेंट ने कंट्रोल तो बना दी हो, ध्यान से सुनना भाई, अभी ना चैप्टर 3 की लिंकिंग आएगी इंटरनल कंट्रोल की। हो सकता है सर कपिल सर मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन तो कर दी हो, इंप्लीमेंट भी कर दी हो, मेंटेन भी करने की कोशिश कर रही है, बट कंट्रोल लगाने के बाद भी कंट्रोल फेल हो रहा है।
कैसे? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर 3 के अंदर आप इंटरनल कंट्रोल पढ़ोगे, वहां पे आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि मैनेजमेंट जब कंट्रोल बना देती है ना, मैनेजमेंट कंट्रोल बनाती है रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए, उसके बाद भी कंट्रोल फेल हो सकते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोल्यूजन अमंग पीपल, दो या तीन लोग जिनको कंपनी ने पावर दी है मिलकर फ्रॉड कर दें। हाँ सर ऐसा हो सकता है। सर पर्पज ही ना समझ आए तो आपकी किताब में यहां पे सिर्फ एक एग्जांपल है, चैप्टर 3 में मैं आपको 6-7 पॉइंट पढ़ाऊंगा। तो सर पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व मेकिंग मेनी जजमेंट, और वो जजमेंट क्या हो सकती है? सब्जेक्टिव हो सकती है। अभी मैंने बेटा पूरी समरी भी बना रखी है, समरी से भी करवाऊंगा। तो क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व मेकिंग मेनी जजमेंट बाय मैनेजमेंट एंड दीज जजमेंट में इन्वॉल्व subjective decision or degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud or error. अगला पॉइंट क्या कहता है सर? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी है? मैनेजमेंट की, एंड डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वन ऑफ द प्रीमाइस बेसिस for conducting an audit is that management acknowledge its responsibility of preparation of financial statement in accordance with FRF. सर जब भी हम ऑडिट करते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि फाइनेंशियल जो है वो मैनेजमेंट बनाएगी और एज पर एप्लीकेबल FRF बनाएगी। इतना ही नहीं, एंड डिवाइस सुटेबल इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट फाइनेंशियल बनाएगी एज पर FRF, और जो भी कंट्रोल लगाने की जरूरत है टू मेक श्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो कंट्रोल भी वो क्रिएट करेगी, लगाएगी। हाउएवर सच कंट्रोल्स may not have operated to produce reliable information due to their own limitation. बताओ बेटा कौन सा कंसेप्ट लिखोगे यहां पे? रेफर चैप्टर 3 इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो आपकी बुक में यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहां पे सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रखा है, बाकी चैप्टर 3 के अंदर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए बेटा देखिए बेटा, the management of a company has devised a control that all purchase bills should reflect stamp and signature of an authorized person stating the date and time of receiving goods in the premises. Now, what happens if the concerned accountant and authorized person collude? It is a case of overriding of internal control due to collusion between two persons. एक बच्चे की क्वेरी आई है, सीए स्टडी हब, अच्छी क्वेरी है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। यहां पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हेडिंग तो याद कर लेते हैं, जैसे कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के भैया पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, प्रैक्टिकल लिमिटेशन, लीगल लिमिटेशन, ऐसे पॉइंट तो याद कर लेते हैं। लेकिन जब उनको बोला जाए बेटा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बताओ कौन से 2 पॉइंट आएंगे, तो ब्लैंक है, तो उनको समझ ही नहीं आएगा इसके अंदर क्या आएगा। तो बेटा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने याद करने पे कभी भी मेहनत नहीं की है, आपने विजुअलाइज नहीं किया है, रट्टा मार रहे हो सिर्फ। तो आपको क्या करना है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थोड़ा सा सोचना है कि फाइनेंशियल कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगी। मैनेजमेंट फाइनेंशियल बना रही है तो फाइनेंशियल गलत कैसे हो सकते हैं? मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि फाइनेंशियल बनाने में भाई साहब जजमेंट यूज होती है, जजमेंट सब्जेक्टिव हो सकती है। फाइनेंशियल बनाने के लिए इंटरनल कंट्रोल चाहिए, तभी तो रिलायबल होंगे। वो इंटरनल कंट्रोल खराब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ चैप्टर 3 इनहेरेंट लिमिट। तो बेटा ऐसे ना थोड़ा सा डिस्कस करके फिर उस चीज को लिख कर रफ नोटबुक में, इस तरह से आपको चीजें याद करनी होंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं 100% याद नहीं करना, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर तो आप मेहनत करोगे, हाँ या ना, और 2 से 3 बार रीडिंग करोगे, मेरी वीडियो देख लेना। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर ये तो थी मैनेजमेंट वाला पॉइंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये मैनेजमेंट से बिलोंग करता है कि भैया मैनेजमेंट जो है वो जजमेंट लगाती है, मैनेजमेंट हो सकता है इंटरनल कंट्रोल ना लगाए, ठीक है। दूसरा आता है सर हमारे ऑडिट प्रोसीजर की वजह से भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाते। पहला आता है प्रैक्टिकल लिमिटेशन एंड दूसरा आता है लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है देखिएगा सर, एक कंपनी जो पूरे 12 महीने काम कर रही है, लाखों लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, फाइनेंशियल्स में मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट है, टोटल है। मैं ऑडिट करने जाऊंगा 2 लोगों की टीम, 4 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम, 50 लोगों की टीम, और हमें विद इन ए रीजनेबल टाइम अपना ऑडिट कंप्लीट करना है। तो मैं चाहकर भी 100% चेकिंग नहीं कर सकता। तो ये एक हमारे ऊपर ना प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि हम सैंपलिंग बेसिस पे काम करते हैं, हम मटीरियलिटी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। जब मैंने 100% चेकिंग ही नहीं की तो मैं कैसे बोल दूं 100% सब कुछ सही है, हाँ या ना बेटा बताइएगा। देखिएगा प्रैक्टिकल लिमिटेशन ड्यू टू सैंपलिंग, द ऑडिटर कैरी आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर।
However, there are practical and legal limitation on ability of auditor to obtain audit evidences. For example, an auditor does not test all the transaction and balances. He form his opinion only by testing samples. अगला क्या कहता है, लीगल लिमिटेशन. अभी अभी आप पढ़कर आए हो इन्वेस्टिगेशन, जहां पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसके पास स्पेशल लीगल पावर होती है. वो किसी को भी सम्मन कर सकता है, किसी को भी चार्ज कर सकता है, डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है. बट क्या एक ऑडिटर के पास इस तरह की पावर होती है? नहीं सर, स्पेसिफिक लीगल पावर्स एक ऑडिटर के पास नहीं होती. वो सिर्फ मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता है. हो सकता है मैनेजमेंट उसे सारी इंफॉर्मेशन ही ना दे. मैनेजमेंट ने कोई नॉन कॉम्प्लाइंस कर रखा है लॉ एंड रेगुलेशन का, जिसका फाइनेंशियल में कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है. हो सकता है मैनेजमेंट उस नॉन कॉम्प्लाइंस के बारे में ना बताए. हो सकता है मैनेजमेंट की नॉलेज में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट है जिसको बुक्स में रिकॉर्ड होना है, बट मैनेजमेंट उस इवेंट के बारे में नहीं बता रहा है. तो मैनेजमेंट हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड कर ले और हम उसे ना ले पाए, क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी पावर फॉर दिस. देखिए क्या कहता है, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर. देयर इज नो वे. सर है ना एक तरीका, मार देंगे, नहीं मार सकते. देयर इज नो way by which auditor can force management to provide complete information. In case he is not provided with the requirement information, he can only report. तो एक ऑडिटर क्या करेगा? सिर्फ रिपोर्ट करेगा सर. वो जोर जबरदस्ती फोर्स तो किसी तरह से कर ही नहीं सकता. आगे देखेगा. अब आगे वाले पॉइंट बेटा बिल्कुल सिंपल है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पीछे. फ्रॉड बाय मैनेजमेंट. जब मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रही है तो उसको तो एक ऑडिटर कभी पकड़ ही नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि जब मैनेजमेंट फ्रॉड करेगी बेटा, वो बिल्कुल इंटेंशनल तरीके से करेगी, डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट कर देगी, पूरा स्कीम बनाएगी. अरे फ्रॉड रिवेन्यू में कर रहे हैं ना, तो रिवेन्यू में एक फर्जी एंट्री डालो, रिवेन्यू में एक सेल का डॉक्यूमेंट बनाओ. सेल किया है तो प्रोडक्ट को या तो परचेज करो या प्रोडक्शन बढ़ाओ. ठीक है जी. अब रिवेन्यू हमने उधार बनाया है तो डेटर में भी इंपैक्ट लो, जीएसटी में भी इंपैक्ट लो. तो सर मैनेजमेंट अगर फ्रॉड कर रही है तो वो तो पूरा केयरफुली एक ऑर्गेनाइज स्कीम बनाएगी और उस फ्रॉड का जितने अकाउंट्स में इंपैक्ट जाना चाहिए वो सब में डाल देगी. हाँ या ना? फ्रॉड बाय मैनेजमेंट. अब एक बात बताओ, एक फ्रॉड होता है जो मैनेजमेंट करती है, एक फ्रॉड होता है जो एम्प्लॉय करता है. एम्प्लॉय कैसे फ्रॉड करेगा कपिल सर? मान लो आप कैशियर हो, दिव्यम भाई, दिव्यम आप मान लो कैशियर हो, आप गल्ले पे बैठे हो, आपने कंपनी के गल्ले से 1 लाख रुपए चुरा लिए, आप चुरा के भाग गए. आप मुझे बताओ, आपके पकड़ने के चांसेस ज्यादा हैं या मैनेजमेंट वाले फ्रॉड के पकड़ने के चांसेस ज्यादा हैं? सर मैं तो पेल जाऊंगा सर. क्यों? क्योंकि मैंने गल्ले से 1 लाख रुपए का कैश तो निकाल लिया, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल का राइट नहीं है. फाइनेंशियल में 1 लाख प्लस आ रहा होगा, मेरे यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में फिजिकल में कम आ रहा होगा, तो जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा मैं पेला जाऊंगा. लेकिन अगर यही फ्रॉड मैनेजमेंट ने किया होता, 1 लाख रुपए निकाले होते, तो वो कोई ना कोई फर्जी खर्चा बुक करवा देती, फर्जी इनवॉइस डलवा देती, तो वो बच जाता. मतलब फ्रॉड हुआ है होने के बाद भी ऑडिटर नहीं पकड़ पाता. तो इसीलिए मैनेजमेंट के फ्रॉड को पकड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करती है. देखिएगा बेटा, द मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल एंड मे बी इटसेल्फ इन्वॉल्व इन फ्रॉड. It may be engaged in concealing fraud by designing sophisticated and carefully organized schemes. बहुत प्रॉपर तरीके से करेंगे, which may be hard to detect by the auditor. It may produce fabricated document to lead him to believe that audit evidence is valid, जबकि ऐसा नहीं है. ये जाली डॉक्यूमेंट देख रहा हूं मैं, मुझे लग रहा है सब सही है, बट इन एक्चुअल में बेटा कुछ भी सही नहीं है. आगे देखिए क्या कहता है. रिलेटेड पार्टी बेटा ऐसे 550 में डिस्कस करेंगे. ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इस रेलेवेंस ओवर इन्फॉर्मेशन, ये हम क्वेश्चन बैंक में देखेंगे डायरेक्टली. ठीक है. और फ्यूचर इवेंट ऐसे 560 में करेंगे. तो जब भी आप बेटा इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ोगे, आपका फोकस स्पेशली 2 पॉइंट पे होना चाहिए, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ये 2 पॉइंट मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ. सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको ये बात समझ आती है, और फिर चलेंगे हम आगे. तो याद करने वाला कंटेंट यहाँ पे कम है, जल्दी बताइएगा प्लीज. और वीडियो लाइक नहीं किए नालायक हो, मैं तुमको आई लव यू नहीं बोल रहा हूँ, और जो तुमको बोल रही है उसको भी बोल दूंगा, इसको आई लव यू मत बोल. क्यों? क्योंकि वीडियो तो लाइक नहीं कर रहा. सर हमने तो कर दी, तुम मत कर देना डिसलाइक, तुम दोबारा मत करना. हाँ भाई, वीडियो लाइक किसने की जरा कमेंट करो, उसको हम मुर्गा बनाते हैं अभी. पानी पियो थोड़ा सा, पानी पियो थोड़ा सा. रोकॉन बेटा, इस इन सब बातों पे ना अलग से बात करेंगे. फिलहाल हम फिलहाल हम कंसेप्ट पे ही रहते हैं. तन्वी बेटा वीडियो लाइक की तुमने? तन्वी अग्रवाल, प्रवीण कुमार, जल्दी बताओ. जशनप्रीत सिंह मान,
सर फोर्थ पॉइंट में डाउट है, बताओ बेटा क्या डाउट है, बताओ बेटा क्या डाउट है। वाई वाई इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में करवाऊंगा क्वेश्चन बैंक से, तो वहां हो जाएगा आपका ये डाउट क्लियर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है भैया आपको जो ऑडिट करना है ना वो टाइमली मैनर में करना है और डिक्रीज होती है इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसको मैं चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप लोगों को पता है एक ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करनी होती है, तो मैंने इस साल इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिए, ठीक है कपिल सर, आपको पता है ना वही टेस्टिंग मैं अगले साल भी रेफर कर सकता हूँ। कपिल सर कैसी बातें कर रहे हो, हमको नहीं पता इतना सब। अरे नल्लो पता है नहीं पता है, अगर आपने एक साल किसी कंपनी पे इंटरनल कंट्रोल चेक कर दिए तो आपको अगले साल करने की जरूरत नहीं है। कपिल सर कैसी बातें कर रहे हो, कहां लिखा है ये, कहां लिखा है ऐसा, हमको नहीं पता। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर चैप्टर 3 में आपको समझ आएगा जब बाकी स्टैंडर्ड्स करेंगे। वैसे मैं आपको जनरली बता देता हूं, अगर आपने एक बार इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिए, यस आप उस टेस्टिंग को अगले साल रेफर कर सकते हो। फिर तो सर दूसरे साल भी रेफर करेंगे, तीसरे साल भी रेफर करेंगे। अरे नहीं नहीं, कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होती है वो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू लूज कर जाती है, इररिलेवेंट हो जाती है, ठीक है। दूसरा आपने कहा सर टाइमली कंप्लीट करो, तो कपिल सर कपिल सर कपिल सर, मैंने कहा हाँ बता मेरे बच्चे क्या हुआ। कपिल सर इंडिया कंपनी की जो इन्वेंट्री है ना वो रखी हुई है पाकिस्तान बॉर्डर पे, सर सेफ है, बॉर्डर बिल्कुल सेफ है, अमन अमन की बहार है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो मैं जा सकता हूं, बट सोच रहा हूं क्या करूंगा जाके। मैंने कहा ऐसा क्यों सोच रहा है बे, सर जाऊंगा वहाँ कोई पाकिस्तान में ऐसा तो कुछ देखने लायक है नहीं, तो वहाँ पे सर कॉस्ट भी लगेगी, पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, मज़ा है नहीं सर, तो मैं छोड़ रहा हूँ सर। पहले जाओगे तुम तो इस तरह से नहीं छोड़ सकते कि टाइम नहीं है तो चलो छोड़ दो, ना बेटा ना, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा। आप डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट की वजह से कोई भी ऑडिट प्रोसीजर नहीं छोड़ सकते हो, इनहेरेंट लिमिटेशन आपके लिए सेफगार्ड नहीं बनेगा। लो जी लो, अगला क्वेश्चन बेटा, ये जितने भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 11 है ICI का, तो ये हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। जो मेरे स्टूडेंट है बेटा कल भी हम चैप्टर 1 ही कवर करेंगे, लेकिन YouTube पे जो कैप्शन आएगा वो चैप्टर 11 के नाम से आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। ये ICNN सब चैप्टर 11 उसमें डाल दिया 11 में। लो जी, क्या मेरे को ये वाले कंसेप्ट भी करवाने की जरूरत है, ऑडिट मैंडेटरी और वॉलेंट्री। सर एक बार ना प्लेन रीडिंग कर लेते हैं बेटा। ऑडिटिंग जो है वो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, भारत में जितनी भी कंपनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए ऑप्शनल है। दे हैव वॉलेंट्री, इफ दे वांट टू कंडक्ट द ऑडिट दे कैन डू इट। बाकी जो इंडस्ट्री कंपनी है डिफरेंट डिफरेंट नेचर की, उनकी लिमिट बेस है, तो उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। ओके सर, तो ये मैं रीड नहीं कर रहा हूं, ये सेल्फ रीड करना बेटा, अदरवाइज तो हम जबरदस्ती टाइम खराब करेंगे। उसके बाद बेटा एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या एडवांटेज है सर। एडवांटेज वाला जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है सर, ये वाहियात क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। अरे भाई ICI को 2 4 5 क्वेश्चन आसान डालने हुए तो क्या डालेगा, एडवांटेज डाल देगा। तो देखो क्या कहता है, ऑडिटेड अकाउंट्स जो होते हैं, किसी कंपनी के जो ऑडिटेड अकाउंट होते हैं वो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओ माय गॉड, क्यों? क्योंकि मान लो अंकित रावत ने ऑडिट किया है तो हाई क्वालिटी है, मान लो हमारी अंसारी साहब ने ऑडिट किया है तो अंसारी साहब, समझ रहे हो नाम में ही देखो क्या है, अंसारी, क्या कितना भारी नाम है, तो ये हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है सर। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर दैट द इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव एंड द आउटकम ऑफ एन एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। तो सर जो ये ऑडिटेड रिपोर्ट पढ़ेगा ना उसको ऐसा लगेगा, एक यूजर को ऐसा लगेगा ये बहुत हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, ये एक यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि यूजर को पता है भाई साहब ये किसी बहुत ही भारी बंदे ने किए हैं जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है ग्लोबली। ओ बहुत अच्छी बात है। दूसरा सर ये सेफगार्ड है, शेयर होल्डर इंटरेस्ट इस सेफगार्ड हो जाते हैं इससे बाय एन ऑडिट इन केस ऑफ कंपनी शेयर होल्डर और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर। तो उनको ये लगता है कि हाँ भैया कंपनी का काम सही हुआ है, एक भैया आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करवा लो। फिर क्या कहता है सर, मोरल चेक है एम्प्लॉय पे फॉर कमिटिंग फ्रॉड, क्योंकि उनको डर रहेगा कि ऑडिटर आएगा चेक करेगा और कुछ गलती मिली तो पेले जाएंगे। उसके बाद सर गवर्नमेंट अथॉरिटी को हेल्पफुल है फॉर टैक्स लाइबिलिटीज, लैंडर को हेल्पफुल है टू गिव द मनी टू द कंपनी। सर फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बेटा। तो एडवांटेज और मैंडेटरी और वॉलंटरी आप सेल्फ एक बार कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन ऊपर वाला तो फॉर MCQ ही आपने करना है सिर्फ, तो ये रीडिंग कैटेगरी का ही रहेगा।
ये जो है एडवांटेज ये आपके डिटेल क्वेश्चन में भी आ सकता है। चलो जी आगे चलते हैं। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, एक ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटिंग की, अकाउंटिंग की, लॉ की, टैक्स की, इकोनॉमिक की, बिहेवियरल साइंस की, लोगों से कैसे डील करना है, ऑडिट एंड फाइनेंशियल। तो ये भी आपने एक प्लेन रीडिंग करनी है, इसको भी आपने बहुत डिटेल में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं आगे, ये 220 चैप्टर 11। सर फिर चैप्टर 1 में क्या है आईसीआई में? जो हमारा चैप्टर 9 है ना, जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, वो कंसेप्ट है, तो अभी वो करेंगे हम, ये सब कल करेंगे। ओके, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात है सब चैप्टर 11 में डाल दिया आईसीआई ने। देखो ये भी चैप्टर 11 में है, लेकिन अगर मैं सब कुछ ही कल के लिए छोड़ दूंगा तो फिर आज क्या करेंगे? तो ये मैं आज करवाऊंगा आपको, इंडिपेंडेंस चैप्टर 11 का एक पार्ट आज करवाऊंगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद ये भी चैप्टर 11 आईसीआई का, तो ये भी हम कल करेंगे, कल मॉर्निंग में। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारी बुक में। तो पहले इंडिपेंडेंस करते हैं, फिर खत्म सर? नहीं बेटा, फिर उसके बाद जो चैप्टर 9 है ना हमारी बुक का, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, वो हमें आज करना है, वो आईसीआई ने चैप्टर 1 में दिया हुआ है। लो जी बेटा 1 घंटा हो गया है, बताओ कैसी रही क्लास? 1 घंटा हो गया है, बताओ बेटा कैसी रही? अब सर कितनी देर और चलेगी क्लास, ये और बता दो। 1 घंटा और चलेगी क्लास, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। इन नेक्स्ट 1 आवर आपका इंडिपेंडेंस भी हो जाएगा, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स भी हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मेरा वादा है, इन नेक्स्ट 1 आवर। तो बताओ कैसा लगा? और जो बच्चे वीडियो लाइक अभी तक नहीं किए हैं, प्लीज आपने वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है? और थोड़ा बहुत पैसा डोनेट कर देना है। सर किसको? जो गरीब भी मिले आपको, मैं भी गरीब हूं, मेरे को भी कर सकते हो। सर आज कॉन्फिडेंस आ रहा है ऑडिट में। कविता अभी तुम देखो, अभी पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आएगा तुमको। ठीक है, मजा आ गया? अरे अभी तो मजा आया कहाँ है, अभी तो बहुत थ्योरी कंटेंट है, अभी तो 3rd क्लास कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। तो मैं मजे वाले कंसेप्ट तो अभी आएंगे, तुम्हें पूरा पूरा फील दिया जाएगा, पूरा पूरा तुम्हें बटरिंग वाला फील देंगे, पूरा मजा आ जाएगा तुम लोगों को। मजा आ गया, वो वाला फील। तुम कहोगे सर बस और नहीं चाहिए, अगले सब्जेक्ट भी पढ़ने हमको। आ जाओ बेटा। अरे प्रिया, ऑफिस वालों को बोलो सर जी थोड़ा कमर में दर्द है। मैं पहले बोलने वाला था, कुछ और बोलने वाला था, फिर मैंने बोलते बोलते ही चेंज कर दिया। ऑफिस वालों को बेटा गोली दे दो, ठीक है? लो जी लो, चलो जी स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। बेटा आपके आईसीआई ने कहा है जो इंडिपेंडेंस है वो आप कहां पढ़ते हो? मेरे को बताओ जरा, कहां पढ़ते हो? सर इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं हम कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट आपको बताता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर आप के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, अगर आपके रिलेटिव के पास फेस वैल्यू 1 लाख से ऊपर शेयर है, तो आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट, उस कंपनी के आप इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे। तो कंपनीज एक्ट बेसिकली हमें बताता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कब इंडिपेंडेंट होगा। बेटा एक बात बताओ, हम हिंदुस्तानी लोग, हम भारतीय लोग, हम इंडियंस, आप लोगों को पता है हम बेटा बहुत समझदार हैं, हम प्रो हैं। आप हमें बताओ ये 5 काम हमें नहीं करने, हम छठा रास्ता ढूंढ लेंगे उस काम को करने के। तो इसीलिए आईसीआई समझ गया कि इन नल्लों के लिए भैया कितने भी रूल बना दूं, ये किसी ना किसी तरीके से इंडिपेंडेंट को ब्रेक करके फ्रॉड कर ही लेंगे, गलत काम कर ही लेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग कर ही लेंगे, ये कुछ ना कुछ गलत काम कर ही लेंगे। इसलिए आईसीआई को समझ आया कि इंडिपेंडेंट में इनको लिखकर तो नहीं समझा सकता। तो आईसीआई ने सिंपल बोल दिया, भाई साहब इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑडिटर साहब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो या नहीं, आप ही डिसाइड करो। और अगर हमने पकड़ लिया कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो बेटा पेले जाओगे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर पेनल्टीज भी लगेगी, आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। देखो जी बेटा क्या कहता है, आ जाओ जी आ जाओ। तो मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या कहता है? टू डिफाइन इंडिपेंडेंस प्रिसाइसली इज नॉट पॉसिबल सिंस इंडिपेंडेंस इज ए स्टेट ऑफ माइंड एंड पर्सनल कैरेक्टर। आपको अपने माइंड से, अपने पर्सनल कैरेक्टर में, अपने अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट रहना है, तभी आप इंडिपेंडेंट रहोगे। अदरवाइज आप कितने भी रूल ब्रेक कर सकते हो, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने पकड़ लिया तो पेले जाओगे। आ जाओ जी आगे। अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस नोट ऑफ आईसीआई, बेटा मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था क्लास में, स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट, आई होप आप लोगों को याद हो। तो एक आईसीआई का गाइडेंस नोट है इंडिपेंडेंस में, वो क्या कहता है? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर क्या कहता है? इंडिपेंडेंस इंप्लाई दैट द जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट और टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज हिम।
आपने अपना काम अपने हिसाब से करना है, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। ये नहीं जिसने एंगेज किया उसी की बात मान लो, नहीं नहीं, देन यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। आपने उसके हिसाब से काम नहीं करना है, जो रूल्स बोले वो काम करना है। लो जी, लो जी लो। It's stipulated that the independence is a condition of mind and personal character and should not be confused with the visible standards of independence। सर ये याद करना है क्या घंटा? इसको सिर्फ रीड करना है, सिर्फ रीड करना है। हालांकि जितने भी बच्चों ने मुझसे क्लासेस लिए हैं, मैं मान के चलता हूँ आपने हर कंसेप्ट के साथ ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या याद करना है, क्या रीड करना है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो अब दोबारा से पढ़ रहे हैं, ठीक है? पता नहीं सर आप बोल रहे हो और मुझे हंसी आ रही है। लो जी बेटा, लो जी, लो जी। समझ गई हो तुम? हाँ तन्वी, इंडिपेंडेंस देखिएगा। इंडिपेंडेंस क्या है सर? इंडिपेंडेंस जो है वो इंडिपेंडेंस अपने माइंड से रहना है और अपीयरेंस में रहना है। बेटा यहाँ एक लिंकिंग आती है एथिकल रिक्वायरमेंट की, पहले वो लिंकिंग कर लेते हैं। एक एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर 3 पॉइंट लिए गए हैं कि एक ऑडिटर को क्या रहना है? इंटीग्रल रहना है। इंटीग्रल मतलब ईमानदार रहना है, ऑब्जेक्टिव रहना है, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस को फॉलो करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड को फॉलो करना है। तो ये 3 एथिकल रिक्वायरमेंट दोनों पॉइंट में आएगी, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में भी एंड अपने अपीयरेंस में भी। तो माइंड में क्या कहता है? माइंड में कहता है कि आपका ना स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए दैट परमिट द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन। मैं पहले रीड कर देता हूं, ये पहला आसान है बिल्कुल। क्या कहता है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, द स्टेट ऑफ माइंड that permit the provision of an opinion without being affected by any influence। कह रहा है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए कि आप सही ओपिनियन दे बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, अलाउिंग एन इंडिविजुअल। और यहां पे इंडिविजुअल कौन है बेटा? ऑडिटर। जिन बच्चों ने लिख रखा है दोबारा नहीं लिखेंगे। अलाउिंग एन इंडिविजुअल to act with integrity, exercise objectivity and professional skepticism। ये लाइन आप याद कर सकते हो। सर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड बड़ा सिंपल था बेटा। मैं रेगुलर कोर्स में बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कहता है इंडिपेंडेंस? क्या है जी? एक स्टेट ऑफ माइंड है जो ऐसा परमिट करता है मुझे कि मैं एक ओपिनियन दे पाऊं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, ठीक है जी। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट तीनों। अपीयरेंस का मतलब क्या है कि भाई आप अपने आप को इस तरह से अपीयर करो कि आप सबको इंडिपेंडेंट नजर आओ। ऐसा अपीयर मत करना कि कोई भी सामने वाला बंदा बोल दे अरे यार ये ऑडिटर तो बिका हुआ है। जैसे कि मान लो कृष्णा जो है, ये कृष्णा जो यहाँ पे भी कमेंट कर रहा है, या ये तन्वी अग्रवाल जो कमेंट कर रही है, ये भैया क्लाइंट प्लेस पे बैठ के ऑडिट कर रहे हैं। देखो आप मेरे को एक बात सुनना मेरी, ये क्लाइंट तन्वी जो है ये क्लाइंट प्लेस पे गई, रिलायंस इंडस्ट्री में गई और ये ऑडिट कर रही है। तन्वी को एक बहुत ही शानदार बंदा दिख गया, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? हाँ, फाइनेंस हेड ही है, बढ़िया बंदा है, यंग बंदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तन्वी ने उसको ऐसे देखा और फिर उसके बाद ना लोग देख रहे हैं तन्वी और वो दोनों खड़े खड़े बातें करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के मीटिंगें चल रही हैं। तो बाकी ऑफिस पता है क्या कहता है? बाकी जो ऑफिस बैठा हुआ है वो क्या कहता है कि ये जो तन्वी आई है ना ऑडिटर, ये इंडिपेंडेंट नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि देख लो तुम, ये फाइनेंस हेड के साथ सेट है भैया बिल्कुल ही। ये तो जो फाइनेंस हेड बोल रहा है ये भी वही बोल रही है। तो कोई भी थर्ड पार्टी बोल सकती है कि भैया ये इंटीग्रल नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल कैपिटल, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है। तो आपने अपने आप को ऐसे अपीयर करना है कि कोई भी थर्ड पार्टी आपके बारे में ऐसा ना बोले, ठीक है तन्वी बेटा? तो आप ना फंसाना, लौंडा फंसाना, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सर हम ही फंसा लेंगे कुछ, तो तुम्हें फंसना नहीं है, तुम्हें फंसना नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ सर मैं नहीं फंसूंगी, मैं ही फंसाऊंगी। हाँ, पूरा ऐसा बंदा फंसाना जो मर्सिडीज हो, चेक कर लेना, खुद का बड़ा बंगला चाहिए भाई साहब, ठीक है? बंगला बड़ा, गाड़ी बड़ी, चूज करना है तो बेस्ट करेंगे। यस और नो तन्वी? हाँ या ना? दिव्यम जैन बताओ, बताओ तन्वी बताओ, चूज करेंगे तो बढ़िया करेंगे ना बेटा? लो जी लो। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस कहता है अवॉइड करो। तन्वी जो ऑफिस में आपने किया वो सब अवॉइड करो। क्या कहता है? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ये सिचुएशंस, ये सर्कमस्टांस अवॉइड करो दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट ए थर्ड पार्टी जो बाहर बैठे हुए हैं वुड रीजनेबली कंक्लूड that Tanvi integrity, objectivity and professional skepticism has been compromised। तो तन्वी बेटा ये सब अवॉइड करना है। तो क्या कहता है ICAI कि आपने माइंड से इंडिपेंडेंट रहना है, अपीयरेंस में इंडिपेंडेंस रहना है। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट, फैक्चुअल इंडिपेंडेंट नहीं होना कि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, गाइडेंस नोट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो मैं इंडिपेंडेंट हूं ना भैया, बट ऑल्सो टू अपीयर सो एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
उसके बाद कह रहा है इंडिपेंडेंस कंपनी एक्ट भी बात करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट भी बात करता है। अब आ गए थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। सही बच्चे बताएंगे 5 तरह के थ्रेट, ऐसे 220 के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। ऐसे 220 का क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंस में आता है एक, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जल्दी बताओ इंडिपेंडेंस के थ्रेट कितने हैं? सर 5 थ्रेट है बेटा। सबसे पहला थ्रेट सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, बहुत अच्छी बात है। आपका कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, दैट इज ए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू मतलब मैंने ही उस कंपनी में कोई काम किया हुआ है पहले और अब मुझे ही उसका ऑडिट करना है, तो मैं अपने काम को कभी गलत बोलूंगा क्या? नहीं सर, दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। कि पहले सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पहले काम किया, मैं ही ऑडिट कर रहा हूं कंपनी में। बेटा पहले आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय थे, आपने वहां छोड़ दिया, आप अपनी फर्म खोल ली, अब आप उसका ऑडिट कर रहे हो, अपने ही काम को रिव्यू कर रहे हो, पहला एग्जाम्पल। दूसरा सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अलावा आपने कंपनी को कोई सर्विस दी है जो अलाउड है, और आप अब ऑडिट करने आए हो, तो आप उसको चेक नहीं करोगे क्योंकि वो सर्विस तो आप नहीं दी है। तीसरा ऑडिटर के अपने खर्चे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, वो कंपनी ने डाल दिए, अब आप उनका क्या रिव्यू करोगे? खर्चे ही आपके हैं, आपने गलत काम कर रखा है। तो सेल्फ रिव्यू मतलब मैं ही अपने काम को चेक करूं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। एडवोकेसी थ्रेट, मैं कंपनी के शेयर्स को प्रमोट कर रहा हूं, मैं अपनी किसी ओपिनियन को प्रमोट कर रहा हूं जो बाद में क्या हो रही है, ओपिनियन मेरी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, एडवोकेट बन रहा हूं कंपनी का। देखो एडवोकेसी के अंदर नाम ही क्या रहा है, एडवोकेट। तो अपने को एडवोकेट वकील नहीं बनना है, अपने को जो काम करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स काम करना है, उसके बेस पे ओपिनियन देनी है। कोई वेग ओपिनियन नहीं देना है, कोई वेग जजमेंट पास नहीं करना है। अरे यार मैं बता रहा हूं तुमको, क्या बता रहे हो, ये जो केदार सिंह है ना ये बढ़िया लोंडा है। अब मैंने ऐसे बोला जो केदार सिंह है ये बढ़िया लोंडा है, सर कैसे? कपिल भाई बोल रहा है, कपिल बोल रहा है केदार बहुत बढ़िया लोंडा है। अब मेरे चक्कर में कृष्णा फंस गया इससे, कृष्णा ने केदार को बढ़िया अपना दोस्त बना लिया, कृष्णा पे लगाया जबरदस्ती। कृष्णा कहता है कपिल सर आपने ये क्या किया, ये तो केदार तो बहुत ही केदार नाम आ गया तो ये थोड़ी नहीं बढ़िया, ये तो बहुत ही राक्षस है सर। मैंने कहा सॉरी यार, तो ये काम नहीं करना आपने। फिर बाद में मैं उसको बेसिकली ढकने की कोशिश करूंगा। तो आपने कंपनी का एडवोकेट नहीं बनना है, कंपनी के बारे में कंपनी की कोई चीज़ ऐसे प्रमोट नहीं करनी है। उसके बाद कहता है फैमिलियरिटी थ्रेट, बेटा रिश्ते नहीं बनाने, दोस्ती यारी नहीं करनी, कंपनी से फ्री गिफ्ट नहीं लेना, तो आपके रिश्ते बन जाएंगे, आप कंपनी को इग्नोर करोगे, ठीक है। उसके बाद इंटिमिडेशन थ्रेट, थ्रेट मतलब कंपनी आपको धमका रही है कि भैया ये काम हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लो, नहीं करोगे तो या तो तुम्हें हटा देंगे या तुम्हारा काम कम कर देंगे। अभी ऑडिट के अलावा जो तुम 4 काम और कर रहे हो ना वो कम कर देंगे, तो आप हो सकता है डर जाओ। तो अगर आप डर गए तो दैट इज ए इंटिमिडेशन थ्रेट। तो ये सारे 5 पॉइंट है जो हमारे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या आपको, बेटा कैमरा की बैटरी को भी पड़े रहने दो, क्या आपको इनमें से किसी भी थ्रेट में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आईसीआई बेटा 5 नंबर का एक आजकल आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है, वो अलग अलग आपको 5 स्टेटमेंट देगा जो भी मैं आपको करवाऊंगा, और आपसे पूछेगा बताओ कौन सा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे। किसी भी बच्चे को अगर किसी में डाउट है तो बताओ, एक बार मैं फटाफट से एग्जांपल करवा देता हूं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ए क्लाइंट। आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है सर, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट, ये भी बिल्कुल ठीक है सर, लोन या गारंटी दी है, ये भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। उसके बाद अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फी, बेटा ये याद रखना, कुछ बच्चे ना इस वाले एग्जाम्पल को अगर आईसीआई ने पेपर में पूछ लिया पहले जाएंगे, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फी, मेरा क्लाइंट की फीस पे ना अनड्यू डिपेंडेंस है सर, इसको थोड़ा समझाओ ना भाई। मान लो दीपांशु गर्ग जो है वो रिसेंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, और उसको मैंने कहा कि दीपांशु एक काम कर, तू हमारा ऑडिट कर ले। दीपांशु हमारा ऑडिट करता है और मैं उसको 50 लाख रुपए ऑडिट फी दे देता हूँ। दीपांशु क्या करता है, और कोई काम ही नहीं करता, सिर्फ हमारा ऑडिट ही करता है, 50 लाख रुपए से उसका बढ़िया काम चल रहा है। अब मैं दीपांशु को बोलता हूँ दीपांशु एक काम कर, ये प्रोविजन मैंने बनाया है इसको ओके कर दे। दीपांशु सोचता है यार कपिल सर ने ना प्रोविजन तो गलत बनाया है, लेकिन मैं कपिल सर के अगेंस्ट कैसे जाऊं, क्यों? क्योंकि कपिल सर के पैसे से ही तो मेरा घर चल रहा है। तो आप ना मेरे इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेते हो, तो बेसिकली वो जो अनड्यू डिपेंडेंस है वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में आएगा। याद रखना, कुछ बच्चे इसको फैमिलियरिटी थ्रेट या दूसरे थ्रेट में डाल सकते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है बेटा। क्लोज बिजनेस रिलेशन, तो बिजनेस रिलेशन है तो सेल्फ इंटरेस्ट है, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, एक ये याद रखना बेटा, इसमें भी आईसीआई में आप पहले जाओगे। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, आप ऑडिटर हो, आप ऑडिट कर रहे हो, जैसे इसका तो मेरा रियल लाइफ का एग्जांपल था कॉन्टिनेंटल टायर का, अगर आप लोगों को याद हो, उन्होंने ही मुझे बोला, मैं केपीएमजी से ऑडिट करने गया था, कॉन्टिनेंटल टायर कहता है अरे छोड़ो केपीएमजी, क्या करोगे केपीएमजी में, मेरे यहीं काम कर लो। तो मैं और अमित 2 लोग थे, अमित ने तो ज्वाइन कर लिया कॉन्टिनेंटल, लेकिन मैंने नहीं किया। तो जब अमित को उन्होंने ऑफर दिया कि अमित भाई तू क्या करेगा केपीएमजी में, यार हमारे यहीं पे रुक जाना, तो अमित ने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगा, कितने पैसे दोगे, उसने कहा डबल दे देंगे। तो एक बात बताओ, जैसे ही पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिला,
तो क्या अमित इंडिपेंडेंट रहेगा? नहीं सर, क्योंकि अब तो वो कंपनी का पार्ट बनने जा रहा है फ्यूचर में, तो कंपनी के हिसाब से काम कर सकता है। तो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट जो है ना, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, ये याद रखना, ये पॉइंट भी आप एग्जाम में गलती कर सकते हो, तो अलग से याद रखना। कंटीजेंट फी फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, कंटीजेंट मतलब भाई अगर ऐसा हुआ तो इतनी फीस, तो ये तो सेल्फ इंटरेस्ट है। मैं चाहूंगा कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा है ताकि मेरी फीस ज़्यादा से ज़्यादा रहे, कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा रहे ताकि मेरी फीस ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो कंटीजेंट फीस भी जो है वो आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, ये आप याद रखना। ICAI स्टेटमेंट देगा और आपसे पूछेगा बताओ कौन सा थ्रेट है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट बहुत ईजी है कि आपने कोई जजमेंट दी है, अब आप ही को रिव्यू करनी है। इट मे अकर व्हेन ए प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी रीवैल्यूएटेड बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जजमेंट। इंस्टेंसेस व्हेन सच थ्रेट मे अराइज व्हेन एन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीइंग ए डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर, आप कंपनी में थे, अब आप ऑडिटर बन गए हो, आप उसको रिव्यू कर रहे हो। व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विस दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर टू ऑडिट, आपने कोई सर्विस दी है उसी का आप ऑडिट कर रहे हो, तो वो आप नहीं करोगे क्योंकि ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। ठीक है। एडवोकेसी थ्रेट, भैया आप एडवोकेट बन रहे हो, कंपनी की चीजों को प्रमोट कर रहे हो, ऐसा मत करो। इट मे अकर व्हेन ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रमोट ए पोजीशन और ओपिनियन, ऐसा काम नहीं करना आपने। ठीक है। To the point that subsequent objectivity may be compromised. For example, an auditor dealing shares, बेटा अगर आपके पास शेयर्स हैं कंपनी के तो आप उसको सेल्फ इंटरेस्ट में ले जा सकते हो, लेकिन अगर आप डील कर रहे हो तो वो एडवोकेसी में आएगा, ये भी चीज आप ध्यान रखना। डीलिंग विद द शेयर और सिक्योरिटी ऑफ द ऑडिटेड कंपनी और बिकम द क्लाइंट एडवोकेट इन लिटिगेशन इन थर्ड पार्टी। फैमिलिटी थ्रेट मतलब भैया सेल्फ एविडेंट है, जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, अभी वो फंसी थी ना, कौन थी वो, तन्वी थी ना, तो इस तरह के तो भैया दिखते ही पता चल जाता है, ये तो भैया फैमिली थ्रेट हो गया इनका। दोस्ती यारी गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये फैमिली थ्रेट है। क्लोज रिलेटिव टू दी ऑडिट टीम वर्किंग इन सीनियर पोजीशन, आप ऑडिटर हो, आपकी मम्मी वहां पे CFO है, अब घंटा ऑडिट करोगे तो फैमिली थ्रेट है। फॉर्मर पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म बीइंग ए डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, पार्टनर है वो, पहले वहां पे क्या था, सीनियर डायरेक्टर थे, एम्प्लॉय थे। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड देयर स्पेसिफिक काउंटर पार्ट, भैया हमारी टीम और क्लाइंट के लोगों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। उसके बाद क्या कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी, तो भैया ये भी क्या है, फैमिलियरिटी थ्रेट है। इंटिमिडेशन थ्रेट, दैट इज धमकी देना। विच अकर व्हेन ऑडिटर आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली डेटर्ड का मतलब रोकना होता है, विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बेसिकली these could happen because of threat of replacement over disagreement with the application of accounting principle, भाई तुम ये काम नहीं करोगे हम तुम्हें बदल देंगे, प्राइवेट कंपनी कर सकते हैं ऐसा। और प्रेशर टू डिसप्रोपोर्शनेटली रिड्यूस वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस ऑडिट फीस, नहीं मानोगे हमारी बात, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा काम रिड्यूस कर देंगे। अजय कुमार जी स्वागत है आपका। ठीक है जी। लो जी सर, ये थे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस 5 तरह के। अब आता है 2 क्वेश्चन आएंगे। अब बेटा ये 2 क्वेश्चन में ना ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, तो इन अगले 2 क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसमें कीवर्ड मिलेगा आपको सेफगार्ड्स। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है, बताओ कौन सा आता है जो यहां नहीं है, जो यहां नहीं है, किताब में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बताओ कौन सा आता है जो किताब में नहीं है, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा या ऐसे 220 में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या है सर? दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, मैंने आपको लिखवा भी रखा है वैसे तो। सर पहला क्वेश्चन आता है इसमें सेफगार्ड का, दूसरा क्वेश्चन कपिल सर आता है इसमें पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मैं दिखा देता हूं बेटा, क्या पार्टनर कैसे इंडिपेंडेंस को इंश्योर करेगा, उसमें बताओ। ये रहा बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इंडिपेंडेंस में एंगेजमेंट पार्टनर कैसे इंश्योर करेगा, कैसे कंक्लूड करेगा। तो बेटा अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए सेफगार्ड वाला, अभी मैं क्वेश्चन बैंक में मार्क करवा देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता ये लिंकिंग, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए सेफगार्ड का तो आपने ये 5 पॉइंट लिखने हैं। सही बच्चे आराम से देखेंगे, कैमरा की बैटरी जब तक चल रही है चलने दो, बाद में चेंज करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए सेफगार्ड का तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं, और पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंस आए तो आपने ऐसे 220 के 3 पॉइंट लिखने हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक में करवा दूंगा। पहले ये देखते हैं सेफगार्ड क्या होगा। सर सेफगार्ड में तो ऊपर वाले पॉइंट सारे पॉजिटिव करके लिख दो बेटा, क्वेश्चन आएगा इस पे पूरा। The chartered accountant has a responsibility to remain independent by taking into account the context in which they practice. The threat to independence is safeguard available to eliminate the threats. The following are the guiding principle. या अगला कीवर्ड आपके क्वेश्चन में क्या आ सकता है, गाइडिंग प्रिंसिपल। तो याद रखना, गाइडिंग प्रिंसिपल वर्ड आए, सेफगार्ड आए वर्ड, तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं। पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो ऐसे 220 के पॉइंट लिखने हैं। क्वेश्चन बैंक में दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे दे रखे हैं, मैं मार्क करवा दूंगा अभी। देखिए क्या कहता है, ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी दैट दे आर ऑडिटिंग। आपने अपने आप को हमेशा अपीयर ऐसे करना है जैसे आप इंडिपेंडेंट हो। ऑलरेडी ऊपर पढ़कर आए हो आप कि आपने माइंड से इंडिपेंडेंट रहना है, अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट रहना है। दूसरा क्या बोलता है,
ऑडिटर शुड अबाइड हिमसेल्फ विद द की फंडामेंटल प्रिंसिपल इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये भी आप ऊपर पढ़ कर आए हो कि तीनों फंडामेंटल रिक्वायरमेंट से आपने फॉलो करना है, उनका अबाइड करना है। बहुत अच्छी बात है। आप जब भी कोई काम करो बिफोर एक्सेप्टेंस आप सारे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को, थ्रेट जितने भी है सबको कंसिडर कर लो, और कोई थ्रेट मिले, अगर आपको कोई भी एग्जिस्टेंस मिले इंडिपेंडेंस के थ्रेट के ऊपर, तो आप एक्सेप्ट मत करना या एलिमिनेट करना प्रॉपर सेफगार्ड्स लगाकर। If the auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguard, then he must not accept the work. तो ये जो पांचों पॉइंट है ये तो ऊपर से ही निकल कर आ गए कि भैया मैं हमेशा इंडिपेंडेंट अपीयर करूंगा, मैं सारे की फंडामेंटल फॉलो करूंगा, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को देखूंगा, अगर कोई भी थ्रेट मिलता है उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा या एलिमिनेट करूंगा या विड्रॉ करूंगा, और अगर मैं नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं तो मैं काम एक्सेप्ट नहीं करूंगा और विड्रॉ कर लूंगा। तो चौथा ही पॉइंट वापस से फिफ्थ पॉइंट बना दिया। अब ऐसे 220 का अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ऐसे 220 का अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है इंडिपेंडेंस के ऊपर ही, ये रहा। द पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर। तो अगर एंगेजमेंट पार्टनर और इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन आए तो ये 3 पॉइंट आपके पेपर में जाएंगे, अभी क्वेश्चन बैंक से हम करेंगे। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म ए कंक्लूजन कॉम्प्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। इन डूइंग सो पार्टनर क्या करेगा? सबसे पहले पार्टनर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा टू आइडेंटिफाई सर्कमस्टांस एंड इंफॉर्मेशन दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, इवैल्यूएट करेगा इंफॉर्मेशन और फिर एक्शन लेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन। इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाई ब्रीचेस ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स टू रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल और टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। ये था चैप्टर 1 ऑफ आईसीआई। हालांकि मैंने इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट आईसीआई का चैप्टर 11 करवा दिया। अब हम करेंगे आईसीआई के चैप्टर 1 का बैलेंस पोर्शन, दैट इज आर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। 15 मिनट का कंसेप्ट है और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन बैंक। क्या आपको एक ब्रेक चाहिए? जल्दी से बताओ। यस सर ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए। जल्दी बताओ ब्रेक चाहिए 5 से 7 मिनट का, एक वॉशरूम ब्रेक। जल्दी बताओ, डू यू गाइज नीड ए ब्रेक? यस सर चाहिए, सर चाहिए, हाँ या ना? जल्दी बताओ ब्रेक चाहिए बेटा। कमेंट कमेंट कमेंट। एक 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट ब्रेक, फिर उसके बाद वापस से 30 मिनट की क्लास बची है। 30 मिनट में विल कवर 30 नहीं 40 मिनट की क्लास बची है इंक्लूडिंग ब्रेक। एक हम करेंगे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड और फिर करेंगे सारे एग्जाम के क्वेश्चन। चलो जी लेते हैं प्यारा सा छोटा सा ब्रेक। जय श्री राम। घड़ी में टाइम देखते रहना, जैसे ही 5 मिनट बचेंगे हमारा ब्रेक खत्म हो जाएगा। टाइम चल रहा है आपकी स्क्रीन पे।